बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले बच्चों हमने स्टडी किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप हमने देखा था कि ऐसी माइक्रोस्कोप कि जिसमें हम एक सिंगल लेंस इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती है, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो बेसिकली आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप ही होती है। क्लियर? यहाँ तक हमने बातें की थी। फिर हमने देखा था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो वर्क कैसे करती थी। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा था कि हम उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करते थे इन साइड ऑफ फोकस ऑफ ए लेंस, के लेंस के फोकस के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक बहुत बड़ा एक इरेक्ट इमेज, ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज हमें मिलता था। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का भी बेटा आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज़ करनी है। ठीक है बच्चों? तो अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड क्यों बोला गया? क्योंकि इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो लेंस इस्तेमाल करेंगे वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दो कन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मैग्नीफिकेशन है बच्चों, वो बढ़ जाएगी। तो जब कभी भी हमें मैग्नीफिकेशन को बढ़ाना होता है, ठीक है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। ठीक है? तो माइक्रोस्कोप का मतलब कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाना। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है वो भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। तो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है ये भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। तो फर्क क्या होता है? फर्क होता है बेटा इन दोनों की मैग्निफिकेशन में। ठीक है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर हम एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल करेंगे, दो लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम बेसिकली यही जो है वो उसूल प्रिंसिपल जब वो यूज़ करते हैं कि हमें मैग्नीफिकेशन को बढ़ाना होता है, तो जिस वजह से हम एक से ज़्यादा लेंस यानी कि दो लेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यही बच्चों डेफिनेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सो वेन एवर वी वॉन्ट हाई मैग्नीफिकेशन वी यूज़ टू कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है बच्चों? तो हम दो लेंस इस्तेमाल करेंगे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, तो डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको दो लेंस जो है वो आपको दिखाए हुए हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। अब ये जो दो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, इन दो लेंसेज की जो वो स्पेशलिटी होती है, ये कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंट भी होते हैं, साइज के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है? तो अब हम इनको देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो लेंसेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें चूंकि दो लेंस होते हैं, ठीक है जी, एक वो लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के जो करीब पड़ा हुआ होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने बड़ा करके देखना है, उस ऑब्जेक्ट के सामने या उस ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के सामने होगा, करीब होगा। फिर दूसरा जो लेंस होता है वो होता है आंख के सामने। ठीक है? तो आई के सामने, आंख के सामने जो लेंस इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे आई पीस लेंस। ठीक है जी? तो इस तरह हम पहले दो क्लासिफिकेशन हम बना लेते हैं। एक को हमने बेटा नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कह दें या ऑब्जेक्टिव लेंस कह दें, बात एक ही है। ओके जी। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, नंबर वन, ये साइज में छोटा होता है, यानी कि इसका जो अपर्चर है, ठीक है, इसका जो अपर्चर है, इट हैज़ स्मॉल अपर्चर। ठीक है? अपर्चर मीन उसका डायामीटर। ठीक है? अपर्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी लेंस का डायामीटर। ठीक है? जैसे हमारे पास ये एक लेंस है, सामने से देखने पे हमें गोल ही दिखाई देगा, और एक और लेंस है, फर्ज करें ये लेंस हमारे पास। तो अब इन दोनों के डायामीटर्स में डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का बेटा अपर्चर डिफरेंट है। ठीक है? तो इसको बोलेंगे इसका अपर्चर ज़्यादा है और इसका अपर्चर जो है वो कम है। सो अपर्चर मीन्स डायमीटर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, अपर्चर इसका कम होता है, डायमीटर इसका कम होता है, और दूसरा ये थिक होता है। ठीक है? ये जो है वो थिक इन स्ट्रक्चर होता है। थिक इन, होते हैं दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, लेकिन एक जो कन्वेक्स लेंस है साइज में छोटा और मोटाई में जब वो ज़्यादा मोटा होगा, उसकी जो मिड साइज है वो ज़्यादा मोटी होगी एज कम्पेयर टू अदर लेंस। सो थिक इन स्ट्रक्चर। और अगर लेंस थिक होगा तो हम जानते हैं कि जितना लेंस जब वो ज़्यादा थिक होगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो उतनी कम हो जाती है। ठीक है?
और अगर थिकनेस जब वो कम है तो फोकल लेंथ बच्चे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और वो रेज़ को दूर जाके फोकस करवाता है। तो जो थिक लेंथ होता है वो रेज़ को जल्दी फोकस करवा देता है, तो इट मीन उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। सो अगला पॉइंट हमारे पास लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, इट हैज़ स्मॉल फोकल लेंथ, इट हैज़ स्मॉल फोकल लेंथ। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, एफ ओ से इसको ज़ाहिर करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और ये होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने इसकी एक वैल्यू एमसीक्यूज के लिए याद कर लेनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या वो कितनी होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। दिखने में कैसा होता है, दिखने में वो थिक होता है। ठीक है, साइज उसका कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल इन डायमीटर, स्मॉल इन अपर्चर। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में जो हमने स्पेशलिटी हम जो यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो ये होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले लेंस की, दैट इज कॉल्ड आई पीस लेंस, जो कि आंख के करीब होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड नियर, नियर टू द ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ऑब्जेक्टिव का नाम दिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे आई पीस लेंस की। ये जो आई पीस लेंस है इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो हम देखेंगे। सो आई पीस लेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नंबर वन, ये सारी उसकी उल्टी होंगी। ये स्मॉल अपर्चर है और इसका जो अपर्चर होगा वो लार्ज होगा, लार्ज अपर्चर, अपर्चर मीन्स डायामीटर। ठीक है, तो इसका जो डायामीटर होगा बच्चे वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। अगर मैं आप देखें डायग्राम के अंदर में मैंने इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा बनाया और थिक बनाया है। ठीक है, और जो आई पीस लेंस है इसको मैंने बड़ा बनाया है, इसका जो अपर्चर है, ठीक है, ये इसका अपर्चर बड़ा है और ये दिखने में जब वो थिन है, ठीक है, तो ये जब वो दिखने में कैसा होगा, थिन होगा। सो इट इज थिन इन स्ट्रक्चर, तो ये दिखने में बेटा कैसा होगा, पतला होगा। इसलिए मैंने इसको पतला बनाया है। आपकी बुक में भी अगर आप डायग्राम देखें बुक में, तो उसमें भी आपको आई पीस लेंस की जो मोटाई है वो कम मिलेगी और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मोटाई बेटा कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद अगली जो बात है, अगली जो करेक्टरिस्टिक्स है आई पीस लेंस की, तो चूंकि ये साइज में पतला होता है, थिन होता है, और थिन लेंस हम जानते हैं कि वो जब उसके ऊपर रेज आके पड़ती हैं तो वो रेज को दूर जाके फोकस करवाता है, तो दूर जाके जब फोकस करवाएगा तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो it has large, it has large focal length, और इसकी जो फोकल लेंथ है आपकी बुक में लिखी हुई है एफ ई से डिनोट करेंगे, और ये होती है फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होती है, यानी कि चंद सेंटीमीटर तक इसकी फोकल लेंथ होती है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको एमसीक्यूज के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब क्योंकि इसको आई पीस क्यों बोला, क्योंकि ये आंख के करीब होगा। ठीक है ना, जहां से हम आंख लगाकर उसको देखेंगे ना, तो आंख के जो करीब लेंस होगा उसको बोलेंगे आई पीस लेंस। सो इट इज प्लेस्ड नियर, नियर टू आई। ठीक हो गया बच्चों। सो दीज आर सम characteristics of these two lenses used in compound microscope। क्लियर। तो ये आपको बेटा इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस में क्या फर्क है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, ये मैंने आपको एक डिफरेंस के लिहाज से भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो अगर ये डिफरेंस आ जाए तो आप इस ऐसे इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज अगर आपको आ जाए तो एमसीक्यूज के अंदर भी आप इन चीज़ों को जो है वो पुकार सकते हैं। मतलब ये आपका जो पोर्शन है ठीक है, ये आपका जो पोर्शन है ये इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, तो देखिए आपके एमसीक्यूज भी ऐसे तैयार हो जाएंगे। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे बेटा इसकी वर्किंग की। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, मतलब ये काम कैसे करती है, काम से मुराद के वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कैसे करके दिखाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग बोलेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी वर्किंग है वो बड़ी ध्यान से इसको समझने वाली है, आसान है। ठीक है, अगर आपको आई जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी आपको वर्किंग आती है तो इसकी जो वर्किंग है समझना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होगा। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसको भी अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसको भी हम जब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है
जिसको हमने बहुत बड़ा करके देखना होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जो करीब पड़ा हुआ है कि कहाँ पर पड़ा होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको ये देख लेते हैं। डायग्राम में अगर आप इसको देखें तो डायग्राम के अंदर आप बुक में भी अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर भी आपको यही डायग्राम मिलेगी, इसी अंदाज में मिलेगी। किस तरह से कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ये जो फोकस है, ठीक है, ये जो हमारे पास फोकस है, इस फोकस से जस्ट बियॉन्ड हमने रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि फोकस और यहाँ पे एफ है और इस यहाँ पे करके 2f होगा, फिर आगे 3f होगा, 4f होगा एंड सो ऑन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान में प्लेस किया हुआ है, और इस तरह से प्लेस किया हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेरी वेरी नियर टू द फोकस है। ठीक है, तो ये फोकस के बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, इतना बाहर भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि f के करीब पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर 2f माने तो 2f से दूर है और f के बिल्कुल करीब है। सो द ऑब्जेक्ट इज वेरी द ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, पहले हम इस पोजीशन को मेंशन कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन क्या है। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना ले, पोजीशन 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 ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, पोजीशन ऑफ बॉडी, कि जिस चीज़ को हमने देखना है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो पोजीशन क्या हुई है, पोजीशन है जी ऑब्जेक्ट की। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड एफ ओ। ठीक है जी, एफ ओ से मुराद क्या है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से जरा सा दूर पड़ा हुआ है। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के दरमियान में पड़ा हुआ हो, और अब हम यहाँ से दो रेज निकालें। ठीक है, अब हमें इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हम जानते हैं कि 2 या 3 रेज हम जब वो यूज़ करते हैं, मिनिमम हम 2 रेज इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम यहाँ से 2 रेज को निकालें तो फर्स्ट रे जो है वो हम कहाँ से पास करेंगे, फर्स्ट रे जब वो पास होगी, बल्कि पास नहीं होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, सो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकंड रे क्या होगी, वो होगी ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती हुई जो रे है वो अनडेविएट होती है और सीधी पास कर जाती है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस की रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी, और वो पहली रे को यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई रे को किसी न किसी पॉइंट पे जाके कट करेगी, मिलेगी। अब यहाँ पे 2 रेज जो हमने निकाली हैं, ये दोनों रेज जहाँ वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं और ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिली हैं, और जिस पॉइंट पे जाके मिली हैं वही क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ठीक हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया, और वो इमेज हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बन गया। ठीक है जी, I1। पहले हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इमेज है ये इसको बोलेंगे फर्स्ट इमेज कह दें या इंटरमीडिएट इमेज कह दें। ठीक है जी, फर्स्ट इमेज है वो, उसको उसकी जो लोकेशन है और उसकी जो नेचर है, उसकी जो पोजीशन है, उसके बारे में देखते हैं। सो नेचर एंड लोकेशन किसकी, फर्स्ट इमेज की। ठीक है, उसको हम I1 को बोलेंगे। सो नेचर एंड लोकेशन ऑफ I1 के जो फर्स्ट इमेज बनेगा, फर्स्ट इमेज क्यों बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों लेंस अपना अपना इमेज बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा उसको हम फर्स्ट इमेज बोलेंगे, और उसके बाद जब हम आई पीस की बात करेंगे तो आई पीस जो लेंस इमेज बनाएगा उसको हम I2 बोलेंगे, सेकंड इमेज बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको I1 बोला है, और 2 इमेज बनेंगे यहाँ पर। सो नेचर एंड लोकेशन ऑफ I1, तो नेचर क्या होगी, देखें सबसे पहले ये जो 2 रेज आ रही हैं और दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं, तो ये जो इमेज हमारे पास बन रहा है, सबसे पहले ये कैसा है, लार्ज है। ठीक है जी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साइज से ये जो इमेज का साइज है वो कैसा है, मैग्नीफाइड है, इन लार्ज है। ठीक हो गया, और दूसरी बात कि ये जो इमेज है ये कैसा मिल रहा है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एरो ऊपर है, जो इमेज है इसका एरो नीचे है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ फर्स्ट इमेज के बारे में, कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और रेज चूंकि यहाँ पर एक्चुअली आके मीट कर रही हैं। ठीक है, रेज जब वो यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो एक्चुअली जब रेज मीट कर रही है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। सो फर्स्ट इमेज की जो नेचर है वो क्या क्या हुई है, नंबर 1 कि ये हाईली मैग्नीफाइड है, इन लार्ज है। सो इमेज इज इन लार्ज। ठीक है जी, इमेज कैसा है, इन लार्ज है। दूसरा इन्वर्टेड है, और तीसरा रियल है। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट इमेज की नेचर के बारे में हमने बता दिया। अब नेचर तो हमारे पास हो गई, अब रह गई हमारे पास लोकेशन, मतलब कि जो इमेज है ये कहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि जब हम f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज है वो 2f से दूर बनता है।
ठीक है, अगर फर्ज करो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का f है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फर्ज करो ये 2f है, तो ये 2f से दूर ही बन रहा है। ठीक हो गया। ओके, तो ये 2f से दूर बन रहा है, लेकिन अगर हम इसकी लोकेशन को मजीद देखें तो हमने अभी ये जो हमने सामने क्या रखा हुआ है, आई पीस रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये बात की कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या क्या काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने पहला इमेज बनाया जो कि नेचर में कैसा है, उल्टा है और बिल्कुल इन लार्ज इमेज है। और तीसरा हमारे पास क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि रेज एक्चुअली वहां पर आके क्या कर रही है, मीट कर रही है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट इमेज बना है ये इस तरह बना है कि ये जो इमेज है इसकी जो लोकेशन अगर आप गौर से देखें तो ये आई पीस लेंस के फोकस के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये आई पीस लेंस के फोकस के अंदर बन रहा है। देखें ये हमारे पास एफ ई है, दैट इज फोकस ऑफ आई पीस लेंस। तो यह सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये फोकस है, और ये जो इमेज आपका बन रहा है वो फोकस के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है, आई वन जो इमेज बनता है वो इस तरह बनता है कि वो इमेज आई पीस लेंस के फोकस के अंदर आ जाता है। सो दिस इज अ पोजीशन और लोकेशन ऑफ द फर्स्ट इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द इमेज क्या होगी, तो हम बोलेंगे इमेज इमेज इज लोकेटेड, इमेज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, इनसाइड इनसाइड ऑफ एफ ई। अब यहाँ पे एफ ई क्या है, फोकस ऑफ द आई पीस लेंस है। ठीक है, ये सारे सिंबल भी आपको ध्यान में रखने हैं कि एफ ओ से क्या मुराद है, एफ ई से क्या मुराद है। सो इमेज कहां पर बन रहा है, आई पीस के फोकस के अंदर बन रहा है। अब अगर 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 इमेज फोकस के अंदर बन रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट बात सुनिएगा। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की थी, अब हम क्या करते हैं, आई पीस के बारे में देखते हैं। अभी हमने ये ब्लैक पोर्शन को भी कवर किया है, अब ये ब्लू पोर्शन शुरू होने वाला है। ओके, अब जो इमेज है वो फोकस के अंदर बन रहा है, किसके फोकस के अंदर बन रहा है, आई पीस के फोकस के अंदर बन रहा है। तो अब अगर ये आई पीस के फोकस के अंदर बनेगा तो क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो इमेज है ये इस लेंस के सामने पड़ा हुआ है, ये इस तरह पड़ा हुआ है कि ये फोकस के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया। ठीक है, अब यही जो इमेज है ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इमेज है वो बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, किस लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए। यानी कि आई पीस को लगेगा कि उसके सामने ये जो इमेज है ये इमेज नहीं है बल्कि क्या है, उसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो फिर ये आई पीस लेंस जो है ये इसी इमेज का क्या बनेगा, एक और इमेज बनाएगा। क्यों, ये इसको ऑब्जेक्ट समझ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आई वन है ये ऑब्जेक्ट है फॉर दिस लेंस, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर आई पीस लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। अब ये इमेज कैसे बनाएगा, अब उसको देखिएगा। देखें ये जो इमेज है दैट इज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस के अंदर पड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के फोकस के अंदर आ जाए तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ वर्चुअल इमेज बनेगा, और उसके साथ साथ जो है वो इरेक्ट इमेज बनेगा। ये सारी बातें हमने की थी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप याद हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया था, उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर प्लेस किया था। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के फोकस के अंदर आता है तो फिर उसका इमेज कैसा बनता है, यानी कि फिर वो जो लेंस है वो फिर लेंस नहीं रहता है बल्कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। तो यस, ये बेटा जो लेंस होगा ये लेंस जो है ये काम करेगा लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के फोकस के अंदर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस है तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये जो आई पीस लेंस है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आई पीस लेंस जो वो एक्ट करेगा लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है वो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब उसके फोकस के अंदर आ जाए तो हम यहाँ से फिर दो रेज निकालेंगे। ठीक है, वही गोल्डन रूल जो हमने याद किए थे। अब यहाँ से एक रेज हमने निकाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो ये फोकस में से गुजर रही है। फिर दूसरी रे हमने निकाली थी, दूसरी रे हमने निकाली थी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ऑप्टिकल सेंटर में से जब कोई रे गुजरती है तो बिल्कुल सीधी पास कर जाती है, राइट। तो ये जब वो सीधी पास कर गई, अब अगर आप इसको देखें तो ये दोनों रेज हैं वो यहाँ से ऐसे डाइवर्जिंग फॉर्म में चली जा रही हैं, ये आपस में मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बैक साइड पे ऐसे बढ़ाते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी।
ठीक है। तो इन्हीं बढ़ती हुई रेस को अगर हम बैक ट्रैक करते हैं तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी बेसिकली वही क्या होगा, हमारा इमेज होगा। क्लियर। तो यहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इमेज नंबर 2, दैट इज I2। ठीक है, और ये इमेज जो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल इमेज कहलाएगा। ओके, सो व्हाट अबाउट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कैसे बना, फाइनल इमेज दैट इज I2। तो ये फाइनल इमेज कैसे बनेगा, फाइनल इमेज किसने बनाया, आईपीस लेंस ने बनाया। आईपीस लेंस जो है वो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ से हमने दो रेज को निकाला और दो रेज जो यहाँ से निकली और वो यहाँ पे तो नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर हम उसको बैक ट्रैक करते हैं तो फिर वो किसी पॉइंट पे जाके मिल जाती है। अब जो फाइनल इमेज हमारा बना है इसकी जरा लोकेशन के बारे में और इसकी पोजीशन के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है उसको बाद में, पहले इसकी जो वो नेचर के बारे में देखते हैं। ठीक है जी, फाइनल इमेज की नेचर क्या है। ओके, सो व्हाट अबाउट नेचर। नंबर 1, ये इमेज, इस इमेज के ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, बहुत बड़ा है, वेरी वेरी इन लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो फाइनल इमेज की जो नेचर है, नंबर 1, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और दूसरा अगर आप गौर से देखें, ये जो इमेज है, ये इमेज, ये फाइनल इमेज बना है। हमारा जो असल ऑब्जेक्ट था, वो असल ऑब्जेक्ट हमारे पास बच्चों ये था, ये वाला असल ऑब्जेक्ट था ना, जिसको हमने बड़ा करके देखा। इसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके हमने देखा है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को और इस इमेज को जरा गौर से देखेंगे तो ये बताएं कि जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से कैसा है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ठीक है, बाद बच्चे बोलेंगे सर ये जो इमेज है ये इरेक्ट बन रहा है, और बाद बच्चे कहते हैं कि सर ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है। तो वो दोनों ही बच्चे ठीक कहते हैं, क्यों, वो अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से ठीक कहते हैं। वो बच्चे जो इसको बोलते हैं इरेक्ट है, वो इरेक्ट किस को देखते हुए बोलते हैं, तो आंसर है वो इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इमेज है ये आईपीस ने बनाया है, और आईपीस ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझकर इस ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज बनाया। तो वो बच्चे जो इसको कहते हैं कि ये इरेक्ट इमेज है, वो बेसिकली इस इमेज को देखकर कहते हैं, क्योंकि इसका एरो नीचे की तरफ है और ये भी एरो नीचे की तरफ है, यानी कि सेम डायरेक्शन में एरोज हैं, तो लिहाजा ये जो इमेज है ये इसके लिहाज से क्या हुआ, इरेक्ट हुआ। अब वो बच्चे जो इन्वर्टेड बोलेंगे वो बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट को देखकर, क्योंकि हमारा असल ऑब्जेक्ट ये है, हमने इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा था, तो लिहाजा ये असल ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है, और इस रियल ऑब्जेक्ट को हमने बहुत बड़ा करके देखा तो ये बना। तो ये एरो ऊपर की तरफ है और ये वाला एरो नीचे की तरफ है, तो लिहाजा हमारा जो फाइनल इमेज है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड कहलाएगा। ठीक हो गया, क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड इमेज कहलाएगा। और ये जो फाइनल इमेज है ये चूंकि रेज एक्चुअली आके नहीं मिली थी, ठीक है, हमने खुद बढ़ाया था, तो लिहाजा ये कैसा होगा, वर्चुअल इन नेचर होगा। तो लिहाजा वर्चुअल होगा, वर्चुअल। ठीक हो गया। तो ये था नेचर के बारे में कि जो फाइनल इमेज हमारा बनेगा उसकी नेचर क्या क्या है, वो बहुत बड़ा बनेगा। यस, ऑब्जेक्ट जिधर बड़ा हुआ है उसके उल्टी डायरेक्शन में एरो है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। और चूंकि रेज एक्चुअली आके नहीं मिली थी, तो लिहाजा जिस वजह से इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज होगा। जी, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब रह गई है इसकी पोजीशन। ठीक है, इसकी लोकेशन की, ये जो इमेज है ये कहाँ पर बनेगा। देखें, जो वर्चुअल इमेज होता है उसकी लोकेशन के बारे में हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर बनता है। ठीक है, ये इमेज आप जब बनाएंगे डायग्राम, तो ये इमेज हो सकता है आप यहाँ पे बना दें, कुछ बच्चे यहाँ पे बना दें, कुछ बच्चे यहाँ पे बना दें, कुछ बच्चे यहाँ पे बना दें। तो जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज है ये हमें क्लियर कट दिखे, शार्प दिखे, वाजिया दिखे। तो शार्प इमेज देखने के लिए और वाजिया इमेज देखने के लिए फिर वो जो इमेज है वो किस लोकेशन पे होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है ना, हम जिस ऑब्जेक्ट को भी हम वाजिया देखना चाहते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डिस्टेंस पे होना चाहिए, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो इमेज है ये 25 सेंटीमीटर पर आए, ताकि हम जब यहाँ से देख रहे होंगे तो हमें ये क्लियर दिखाई दे। तो क्लियर इमेज देखने के लिए और वाजिया इमेज देखने के लिए जो इमेज है वो होना चाहिए किस डिस्टेंस पर, 25 डिस्टेंस पर होना चाहिए। सो 25 डिस्टेंस पर अगर ये इमेज बन रहा है तो फिर यही क्या कहलाएगी, पोजीशन कहलाएगी, लोकेशन कहलाएगी इस इमेज की। सो लिहाजा इमेज की जो लोकेशन होगी, फाइनल इमेज की लोकेशन होगी, इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड एट
बल्कि ऐसे कहना चाहिए द पोजीशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ I2, location of I2, that is final image, location of final image should be at a distance of 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए ताकि हम उसको क्लियर देख सकें। तो क्लियर देखने के लिए इमेज को कहां पर होना चाहिए, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगी, लोकेशन कहलाएगी, पोजीशन कहलाएगी। और इसके ऊपर हमने क्या देखा, ये तीनों चीजें क्या है फाइनल इमेज के लिए, ये नेचर कहलाती हैं। ठीक हो गया, तो दो इमेज हमारे पास बनते हैं। दो इमेज क्यों बने, क्योंकि हमने लेंस कितने इस्तेमाल किए थे, दो लेंस इस्तेमाल किए थे। तो पहला जो लेंस है ये भी कोई ना कोई इमेज बनाएगा, इसी तरह जो दूसरा लेंस है वो भी कोई ना कोई इमेज बनाएगा। इस तरह ओवरऑल हमारे पास फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, ये बनेगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं। तो यही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत छोटा था, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने पड़ा हुआ था, बहुत छोटा था, लेकिन हमने जब उसको माइक्रोस्कोप लगाकर यहां से उसको देखा तो वो कैसा दिखाई दिया, बहुत बड़ा दिखाई दिया, वेरी वेरी हाईली मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज हमें दिखाई दिया। ठीक हो गया, और कितने डिस्टेंस पे वो होना चाहिए ताकि हमें क्लियर दिखाई दे, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरह जो है ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था कि जो माइक्रोस्कोप है वो किस तरह जो है वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है, ये उसके बारे में हमने जब वो वर्किंग उसका देखा। ठीक है, अच्छा, अब हम आखिरी जो चीज इसके बारे में आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें दो लेंस इस्तेमाल करते हैं। जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की थी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्निफिकेशन थी वो हमने कैलकुलेट की थी। तो मैग्निफिकेशन आई थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो आई थी 1+D/F। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी। लेकिन अब यहाँ पे दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जितने भी बेटा लेंस हम इस्तेमाल करते जाएंगे, मैग्निफिकेशन उतने टाइम्स मल्टीपल होती चली जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक लेंस है तो उस लेंस की जो मैग्निफिकेशन होगी उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे किसी और लेंस की मैग्निफिकेशन के साथ। अब जो कि यहाँ पे दो लेंसेज हैं, तो लिहाजा इन दोनों लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन होगी वो मल्टीप्लाई करके आएगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा ऑफ दीज टू लेंसेज, इन दीज टू लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन है उनका प्रोडक्ट होगा। क्लियर। सो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी, देखें ध्यान से, लास्ट जो आखिरी जो चीज रहेगी हमारी वो है बेटा मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन that must be equal to the product of the two individual magnification of these two lenses. So magnification, overall magnification या total magnification of the compound microscope must be equals to the product of these two magnification of these two lenses. तो इस लेंस की जो मैग्निफिकेशन है उसको हम ज़ाहिर करेंगे बेटा MO से, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, मल्टीप्लाई बाय आई पीस लेंस की मैग्निफिकेशन, दैट इज ME। ठीक है, E फॉर आई पीस लेंस और O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। और ये टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, इन दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आई पीस लेंस है, हमने देखा था कि जो आई पीस लेंस है ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। कैसे पता चला था, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते थे, फोकस के अंदर रखते थे। यस, ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फोकस है और ये उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर वो लेंस नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। ठीक है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाती है। तो लिहाजा ये जो आई पीस लेंस है, ये आई पीस लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी वो हम जानते हैं कि 1+D/F होती है। तो लिहाजा ME जो है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, तो लिहाजा बेटा इसकी जगह पर आ जाएगा 1+D/F आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन आ गई किसकी, आई पीस लेंस की। और आई पीस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, FE से ज़ाहिर करते हैं। So magnification of eyepiece lens must be 1+D/F because eyepiece lens behaves like a simple microscope. Okay. अब अगर हम ये ऑब्जेक्टिव लेंस देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस की बेटा फोकल लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। अब आई पीस लेंस को जरा हटा दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट करें आई पीस लेंस हमारे पास नहीं है, सिर्फ ये है, यहां तक दे देंगे। अब आप मैग्निफिकेशन का जो आर्टिकल है
जो मैंने आपको मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का एक लेक्चर दिया था, उसको आप लाजमी देखिएगा। उसके अंदर हमने देखा था कि एक सिंपल जो लेंस होता है उसकी मैग्नीफिकेशन हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, उसकी मैग्नीफिकेशन हमने किस तरह कैलकुलेट की थी कि हमारा जो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दिया था किस डिस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। फिर से, यानी कि ये जो इमेज है, तो इमेज का यानी कि यहां से लेकर इमेज तक ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को बेटा हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था क्यू। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक ये जो डिस्टेंस था, इसको हमने क्या नाम दिया था, पी नाम दिया था। अब अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस लेंस की मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, देखें ध्यान से, Q ओवर P। इस Q ओवर P को हमने उस लेक्चर में हमने हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी नाम दिया था। ठीक हो गया, ओके। अब ये Q ओवर P को जरा ध्यान में रखिएगा। अब जो Q है ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक हो गया, और P क्या है, ये P होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब अगर आप गौर से देखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा जो है वो कहां पर पड़ा हुआ है, ये फोकस पॉइंट के बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है, जस्ट बियॉन्ड। ये हमने शुरू में लिखा भी था कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड FO, यानी कि FO से बिल्कुल थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है। तो तकरीबन ये नियरली इक्वल टू फोकस के करीब पड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से मुझे बताएं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये बेटा फोकस पॉइंट है FO, और यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये पोजीशन A पर, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है O। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक का जो फासला होता है, लेंस से फोकस तक का फासला क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो लिहाजा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तकरीबन फोकस पॉइंट के करीब पड़ा हुआ है। तो लिहाजा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना दूर पड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F। ठीक है, फिर से इसको जरा ध्यान समझिएगा, जो मैं बेसिकली जो बुक में जो लिखा है ना फार्मूला, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि बुक में जो फार्मूला लिखा है वो कैसा लिखा हुआ है। तो ये जो मैग्नीफिकेशन है इसकी जगह पे आपने बेटा ये लिखना है Q ओवर P। अब बुक में जो Q ओवर P नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ L ओवर F लिखा हुआ है। आप देखते हैं वो भी L ओवर F कैसे आता है, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन जो है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो बेटा किसके बराबर होगी, Q ओवर P। ठीक है, Q ओवर P टाइम्स 1 + 1 + D ओवर FE। ठीक है जी, ये तो आपको पता चल गया है कि ये 1 + D ओवर FE कैसे आया है। अब इसके साथ जो पहला लेंथ है उसकी जो मैग्नीफिकेशन है, वो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर है, Q ओवर P। हालांकि जो हमारा ये भी ठीक है, लेकिन अब बुक में उसने उसको पता नहीं क्यों L और नीचे F लिख दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं उसने क्यों लिखा हुआ है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस के करीब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फोकस से लेकर लेंस तक का जो फासला होता है बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं, लेंस, ये हमारे पास लेंस है और ये हमारे पास जब वो फोकस है, तो फोकस और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, F का नाम देते हैं। और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके करीब पड़ा हुआ है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, F के ही बराबर है। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर है, तो लिहाजा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितने फासले पे पड़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के ही इक्वल पड़ा हुआ है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज P, और ये P हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया बच्चों, F के बराबर आ गया। और ये F किसका लेना है, ये लेना है हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का F लेना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारे पास आ जाएगा O। तो इस तरह हमारा जो P है वो किसके बराबर आ गया, हमारा P आ गया बेटा FO के बराबर आ गया। ठीक हो गया, अब रह गया हमारा जो Q है, वो Q उसने लिखा हुआ है L के बराबर लिखा हुआ है। L बेसिकली हमारे पास होती है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है, और ये लेंथ बेटा उतनी ही होनी चाहिए कि हमारा जो इमेज है वो क्लियर दिखाई दे सके। तो इसका मतलब कि जो हमारा जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर के फासले पे हमें क्लियर दिखाई देता है, और ये इमेज उतने ही दूर होता है जितना जो है वो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है। ये बात याद रखिएगा। तो हमारा जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज की जो लोकेशन है, ये बेसिकली उतनी ही होती है जितनी जब वो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो Q है वो किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। जी, अब समझ आइए कि ये जो फार्मूला वो कैसे बना है। तो ये फार्मूला एक्सप्लेन करना था, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम जब वो लग गया है, अदरवाइज
इसकी जो डेरिवेशन है ना वो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, तो लिहाजा आप इस फार्मूले को एज इट इज ही बच्चों याद रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसमें जो इमेजेस हैं वो कौन कौन से बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है वो क्या होती है। और लास्ट में हमने देखा कि जो मैग्नीफिकेशन है वो उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। ये जो फार्मूला है ये आपने जुबानी याद भी रखना है, और ये एमसीक्यूज के अंदर भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुका है। ठीक है। और ये जो सिंपल जो रे डायग्राम है, ये रे डायग्राम भी अकेली पूछी जा चुकी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सिर्फ रे डायग्राम बनाइए, तो आपने सिर्फ रे डायग्राम बनानी है, फिर आपने सारा ये मेंशन नहीं करना है। इसी तरह आप जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने पढ़ी है, इसी तरह आपने जो पीछे प्रोजेक्टर्स वगैरह पढ़े हैं, कैमरास पढ़ा है आपने, ठीक है। तो जितने भी आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, इन तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ रे डायग्राम भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो लिहाजा रे डायग्राम को आपने अच्छे से याद कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।